नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आर्थिक रूप से आपको कामयाब होना है तो वो कौन सा मंत्र है जिसका इस्तेमाल कर कर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग खुद को बना सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड में एक स्टडी हुई और इस स्टडी में ये बात सामने आई कि किसी की भी आर्थिक सफलता उसकी पढ़ाई लिखाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आर्थिक सफलता निर्भर करती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर, जिसको हम इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं, यानी कि ईक्यू। उससे जिसका जितना बेहतर इमोशनल क्वोशेंट होगा वो उतना ही आर्थिक रूप से सफल होगा। ऐसे में आज हम समझेंगे कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ईक्यू को अहमियत दी जा रही है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आप भी इस बारे में अपनी कोई राय हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8178999182। लगातार नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश पे कर रहे हैं। तो इसी स्टडी पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने शिवपुरी के कुछ लोगों से भी बातचीत की और उनसे जाना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि ईक्यू के बारे में उनकी क्या राय है, क्या जवाब उन्हें मिला, क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही। आइए देखते हैं रिपोर्ट। न्यूजीलैंड से एक स्टडी सामने आई है। रिसर्च बताती है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता के पीछे पढ़ाई लिखाई उतना महत्व नहीं रखती जितनी उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्व रखती है। शिक्षक इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश करते हैं। और एक शिक्षक कैंपस में यहाँ हम मौजूद हैं, कुछ शिक्षक भी हमारे साथ में हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। मैडम अवस्थी, आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से एक बच्चा आपके क्लासरूम में है, अगर उसका लेवल हाई है तो उसको कैसे आप पहचानते हैं और उसके लिए क्या अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, एक बच्चा जब हमारे क्लासरूम में होता है तो हम उससे कई सारे क्रॉस क्वेश्चन रखते हैं उसके सामने। जब वो उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत परफेक्टली देता है तो हमको समझ आता है कि उस बच्चे का लेवल दूसरे बच्चों से हाई है। क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन ओवरऑल, ना केवल पढ़ाई के अलावा भी अगर हम उससे अदर एक्टिविटीज या जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रखते हैं तो बड़ा स्मार्टली उसका वो जवाब देता है। तो हमको समझ आता है कि वो बच्चे का लेवल अदर बच्चों से हाई है। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि केवल पढ़ाई लिखाई आर्थिक सफलता का उदाहरण नहीं है, तो इससे हम पूर्णतः सहमत तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ मायने रखती है। पर हाँ, कुछ हद तक सहमत भी हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे होते, मैंने देखा, वो भी उच्च स्तर पर आर्थिक सफलता को प्राप्त करते हैं। उच्च स्तर पर आर्थिक सफलता को प्राप्त करते हैं, यही रिसर्च बता रही है। न्यूजीलैंड में जो रिसर्च सामने आई वो भी यही कह रही है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से मतलब यही है कि पहली बात तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल अग्री नहीं करती कि पढ़ाई लिखाई के बिना आप उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत हद तक चेंजेज आए हैं, जैसे कि आजकल सीसीएलई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शिक्षा को सतत और व्यापक बना दिया गया है। सिर्फ विषय से संबंधित ये किताबी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि शिक्षा का उसमें महत्व नहीं है। सर, ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात न्यूजीलैंड से निकल करके सामने आई है, अगर क्लासरूम में हम किसी बच्चे पर एक स्टडी करते हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ परखते तो होंगे बच्चे को, तो कैसे परखते हैं? सर, उस बच्चे को जब हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराते हैं, उसमें बच्चा जो आगे रहता है तो उस बच्चे से समझ जाते हैं कि इसके पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें अन्य बुद्धि है। तो उसके लिए स्पेशल जो नीड्स होती हैं उसको बताते हैं, उसमें जिसमें उसका फील्ड में मतलब उसकी रुचि है, उस फील्ड में उसको कहते हैं कि वो आगे जाए और उस चीज़ में पढ़े, और उसका प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ भी विद्यालय में कई गतिविधियाँ कराई जाती हैं उसके लिए। तो इन्होंने कहा कि पारिवारिक भी होता है और कुछ जेनेटिक भी आता है, तो क्या हम समाज से जेनेटिक मिला करके एक बच्चे की सफलता निर्धारित करते हैं, या स्कूल उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसके लिए काम करती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्कूल की यानी शिक्षा की है। अनपढ़ जो है व्यक्ति वो भी बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा जो बिजनेस कर रहा है उसका जो माइंड है, उसका दिमाग है, वो ज़्यादा सोच सकता है कि मैं अपने व्यापार को किस तरह से और आगे बढ़ा सकता हूँ। और यही अनपढ़ व्यक्ति है, उसे पैतृक रूप में उसको दुकान मिल गई या उसको व्यवसाय मिल गया, खेती मिल गई, तो उसको आगे बढ़ाएगा। अब जैसे खेती को लें, क्योंकि हम भारत देश जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें किस तरह से अलग अलग ब्रांचेज दी गई हैं कि मैथ का बच्चा है वो किस तरह से आगे जाए, तो उसमें कृषि को हम कित आगे तक ले जा सकते हैं, खेती जो है हम नई नई टेक्नोलॉजी से कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हमें शिक्षा से ही मिलेगा। बिना शिक्षा के जीवन है
ये मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। शिक्षक हैं, अपनी अपनी बात करते हैं और न्यूजीलैंड की जो स्टडी है कहीं ना कहीं उससे भी इत्तेफाक रखते हैं। कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता मायने रखती है और उसके बिना भी इस संसार में प्रगति नहीं की जा सकती। लेकिन शिक्षक ये भी कहते हैं कि बिना शिक्षा के ये सब करना संभव नहीं। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से शिक्षकों की बात आप सुन रहे थे। देखिए, ज़्यादा जो शिक्षक है उनका तो यही कहना है कि बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मनीषा शर्मा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अलका शर्मा है, एंटरप्रेन्योर हैं, दीप्ति नाम्बियार हैं, स्कूल संचालक हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हम जिस एक स्टडी की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की ये स्टडी है और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि EQ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। IQ के बारे में तो अब तक हम सुनते थे, लेकिन ये EQ आप ऐसे समझना चाहेंगे, आप इसको कितनी अहम आप मानती हैं एक बिजनेस में, एक फाइनेंशियली स्थिति में? अगर फाइनेंशियली कोई ग्रो करना चाहे या फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग होना चाहता है तो उसके लिए कितना ज़रूरी आप EQ को समझती हैं? नमस्कार ज्योति जी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि हम कहीं ना कहीं EQ को आजकल छोड़ देते हैं। वेरिन जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं आज की डेट में, फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है, नो डाउट, बट फॉर्मल एजुकेशन के साथ अगर हम उसमें जब तक हम EQ का क्वेश्चन नहीं डालेंगे या उसको हम उस पैरामीटर में नहीं डालेंगे तो इंसान की तरक्की थोड़ा मुश्किल है। अब EQ का बिजनेस से रिलेशन ऐसे हो सकता है कि जो लोग जिनका स्ट्रॉन्ग EQ होता है वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, वो लोग किसी भी क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, गुड टीम प्लेयर्स होते हैं और लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती है। और आई गेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जी, तो बहुत अहमियत आप मानती हैं EQ की। स्कूल संचालक दीप्ति नाम्बियार भी हमारे साथ हैं। दीप्ति, आप देखिए, अगर हम आसान शब्दों में एक स्टूडेंट अपनी टीचर से समझना चाहे IQ और EQ क्या है, EQ के बारे में अगर आप हमें समझा पाए कि आप EQ से क्या समझती हैं? मैम, जो IQ है वो एक बच्चे की शिक्षा है, एक पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे सफलतापूर्वक वो उसको क्लियर कर पाए। EQ जो है बच्चे को जिंदगी जीना सिखाता है। वो एक EQ ऐसी चीज है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में होंगे, आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, आपको पता होगा उसको कैसा फेस करना है। तो हम जो स्कूल में, मुझे लगता है फॉर्मल एजुकेशन में सिर्फ IQ ही नहीं बट हम EQ भी सिखाते हैं। EQ के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ कैसे आप खेलें कूदें, कैसे साथ में आप लोग काम करते हैं, तो वो हम स्कूल में भी सीखते हैं। अपने मानसिक को कंट्रोल में रखना, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता है कि बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, ये होता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करके कैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। तो EQ जो होता है वो कैसा इंसान जिंदगी जीता है वो है, और IQ जो है वो उसका एप्टीट्यूड क्वोशंट है। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ के बिना EQ से इंसान सफल होना मुश्किल है, EQ के बिना IQ से सफल होना मुश्किल है। जी, तो दीप्ति जी ने जिस तरीके से बताया है, कुल मिलाकर जो अभी तक हम समझ रहे थे कि EQ आपको स्टेबल एक तरीके से मुश्किल परिस्थितियों में भी किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस्ड रख सकते हैं, किस तरीके से साथ लेकर आप अपने साथ अपनी पूरी टीम को चलते हैं तो आपको सफलता हासिल होती है। मनीषा शर्मा, साइकोलॉजिस्ट आप हैं, आप मुझे बताइए, अगर एक शख्स का EQ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, तो मेंटली उसकी मानसिक स्टेज उस वक्त किस तरीके की होती है? क्या वो कंपैरेटिवली जिस शख्स का EQ बेहतर नहीं है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है अपने हर एक काम में? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम सब लोग IQ बहुत करते हैं। EQ पे सच में बात करना भूल जाते हैं। और EQ आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि EQ से मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को समझना, आपका खुद की भावनाओं को समझना, खुद की इमोशंस, फीलिंग्स को समझना और उनको बैलेंस रखना। क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जो कि प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सामने, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है। उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारी मेंटल स्थिति को संतुलित रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है EQ।
अगर हमारा EQ अच्छा है तो हम हमारे सराउंडिंग्स में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप जानना चाहते हैं कि EQ अगर किसी का बहुत अच्छा है तो वो कैसे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसके लिए आप समझिए कि जिस बच्चे का अगर EQ अच्छा है और वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी है, तो वो अपने इस फेलियर को एक्सेप्ट कर पाएगा। जी, ठीक है, वो ये समझ पाएगा कि मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ, बट मेरे दूसरे कौन से स्किल्स हैं जो अच्छे हैं, तो मैं उनमें अपने आप को लेके जाऊँ। क्योंकि पढ़ाई में अच्छा होना मतलब एक तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है, बच्चे का IQ अच्छा हो लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर है क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट दूसरे स्किल्स उसमें अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी और स्किल में बहुत अच्छा हो। तो अगर बच्चे का EQ अच्छा है तो वो अपने आप को समझेगा, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझेगा, और जब वो इन चीज़ों को समझ पाएगा तो फिर वो अपने आप को दूसरी तरफ ग्रो करेगा जहाँ पे उसका स्किल अच्छा है, और जब वो उस तरफ ग्रो करेगा तो डेफिनेटली फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी। जी, राइट। बिल्कुल, जब फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी अगर बेहतर EQ होगा। दीप्ति, आपने कहा था स्कूल्स में अगर हम जानना चाहें कि किस तरीके से EQ को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, कैसे बच्चों को EQ के बारे में समझाया जाता है। अगर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है पढ़ाई लिखाई में, और अगर उसका EQ बेहतर है तो किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, और कैसे आप और स्टूडेंट्स को EQ के बारे में आप उसको उनके सिलेबस में इंक्लूड किया है और उसको पढ़ाते हैं EQ के बारे में? अलग नहीं है IQ से, वो आजकल एक पार्ट है सिलेबस का ही, अपने सिलेबस में। अगर आप स्कूल का पूरा करिकुलम देखेंगे, जैसे सिंपल लीडरशिप क्वालिटीज हमारा स्कूल का कैबिनेट है। द स्टूडेंट्स टेक अप देयर रोल्स एज हेड गर्ल, हेड बॉय, और स्कूल को लीड करने के। या इवन क्लासरूम में आप देखिए, जब क्लासरूम मॉनिटर्स बनते हैं या लैंग्वेज मॉनिटर्स बनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं EQ का क्वेश्चन आता है, बिकॉज वो लीडरशिप क्वालिटीज सीखते हैं। ऑल्सो जहाँ पे हम बात करें लाइफ स्किल्स, जो है आजकल लाइफ स्किल्स हमारे करिकुलम में इंटीग्रेटेड है। हम जब भी कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़ाते हैं तो लाइफ स्किल्स के बारे में जरूर मेंशन करते हैं। तो ये सब आजकल पार्ट ऑफ करिकुलम ही है, जितने भी स्कूल में अगर इवेंट्स मान होते लीजिए हैं। कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, वो और बच्चों जितना मार्क्स नहीं ले रहा है, अगर एक बच्चे के 90 मार्क्स हैं और उसके बहुत कम मार्क्स हैं, हम उनके बीच में कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, इस पर भी आपके पास लौटेंगे। मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम उन्हें ले लेते हैं। भानु हमारे साथ हैं उज्जैन से। जी भानु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है राय आपकी इस पर? जी मैडम जी, मेरा ये कहना है। हेलो जी भानु जी, सुन रहे हैं आपको, अपनी बात कहें। मेरा ये कहना है, इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है संगत और शाकाहार भोजन। संगत यदि अच्छी है तो बच्चा को उसको ऐसी रंगत मिल जाएगी। मैंने कई टीचर के बच्चों को देखा कि वो अपराधी बन गए। जी भानु जी, बिल्कुल भानु जी, हम बात इसी पर कर रहे हैं। आपका अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भानु जी जो कि हमसे बात साझा कर रहे थे कि संगत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर को किस दिशा में आगे ले जाती है, संगत का असर बहुत उस पर असर डालता है, फर्क पड़ता है इससे। जी दीप्ति, मेरा सवाल आपसे, अभी मैं आपसे बात करी थी, हमारे साथ डॉक्टर ऋषिना नाटू भी जुड़ गई हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर ऋषिना, मैं आप ही से सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं EQ लेवल किसी बच्चे का अगर बहुत हाई है, उसका पढ़ाई लिखाई में उसका उतना स्कोर नहीं है, अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, क्या उन बच्चों के हिसाब का ही कॉन्फिडेंस उस बच्चे का भी होगा जिसका EQ बहुत अच्छा है, और कितना अच्छे से परफॉर्म वो बाकी एक्टिविटीज में कर पाता है? मेरा ऐसा मानना है कि इमोशनल क्वोशंट जो होता है उसके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए। उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसको अध्ययन करने का कितना वक्त मिलता है, उसको स्कूल में टीचर्स कैसे मिले हैं, सहपाठी कैसे मिले हैं, उसको लेकर, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर उसका इमोशनल क्वोशंट बनना शुरू होता है। तो जब ये बनना शुरू होता है तो कई चीजें ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी लोगों को, सभी बच्चों को एक जैसा बनाया है। तो जहाँ तक हुनर की बात करते हैं हम, तो हो सकता है कि वो बच्चा एक जो यहाँ पर नंबर 90 नहीं लेकर आ रहा है,
लेकिन बहुत अच्छी कविता लिख सकता है, या बहुत अच्छा गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, या उसका इमोशनल लेवल जो है वो ड्रामा करने में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि उसका क्वोशंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के साथ साथ उसको उस पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं है, या तो रुचि नहीं है, या तो उसके साथ वो मन से उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो उसके कॉन्फिडेंस में फर्क तो है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके लिए सोलली टीचर्स और क्लास का एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माता पिता बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे उसके बाद 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, और स्कूल में जब वो रहते हैं तब स्कूल में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो माता पिता जब उनके पास भेजते हैं तो ये शिक्षकों का दायित्व बनता है, और साथ ही साथ उस स्कूल के पूरे माहौल का, एनवायरनमेंट का होना चाहिए कि तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट किया जाए। उससे कहा जाए कि जब तुम अच्छी कविता भी पढ़ सकती हो तो तब तुम अच्छा अंग्रेजी भी बोल सकती हो, अच्छा मैथ्स भी कर सकते हो। सिर्फ उनको हैंडल करने की देरी है, तब वो अपने इमोशनल क्वोशंट उनका अपने आप राइज होगा, और वो जब एक चीज में अच्छे होने लगेंगे तो धीरे धीरे दूसरी चीजों में भी अपने आप को सर्वांगीण बनाने की कोशिश करेंगे। जी, तो वैसे आपने तो डॉक्टर ऋषि ना, आपका एक तरीके से ये भी देखिए, आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ कि ईक्यू के साथ साथ आप कह रहे हैं कि नहीं, मार्क्स लाना, पढ़ाई में अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों एक साथ आगे चलेंगे। ठीक है, तो अलका, हम बात जिस तरीके से ये कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं कि अगर आप अच्छे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप ईक्यू अगर आपका बेस्ट है तो आप बहुत मजबूत रहेंगे आर्थिक तौर पर, क्योंकि एक अच्छे ईक्यू वाला शख्स पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, जो स्पेशली जो फैसले वो लेता है वो इतनी आगे तक सोचता है कि मेरे कलीग्स पर, मेरी टीम पर उन फैसलों का क्या असर पड़ेगा। कितना अहम, कितना ज़रूरी इसको आप मानती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस के अपना एक सर्कल होता है, एक साइकिल होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जिसका ईक्यू अच्छा है वो हर डाउनफॉल को बहुत पॉजिटिवली लेगा, सोल्यूशंस निकालेगा, निगोसिएशंस करेगा। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जिसका ईक्यू अच्छा है। अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं और आपके अंदर इम्बाइब्ड है स्ट्रांग स्किल्स, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, ना कि उस प्रॉब्लम में उलझेंगे। और हर बिजनेस के लिए आई गेस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रॉब्लम के सल्यूशंस निकालें, प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। तो मुझे लगता है बिजनेस के लिए या जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है, इंडियन ग्रोथ इस समय बिजनेस सेक्टर में हो रही है, आई गेस ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ईक्यू हमारे को बहुत बचपन से सिखाना चाहिए, हमारे सिलेबस में इसको ऐड करना चाहिए। नॉट ओनली बचपन से, इसको कॉलेज में भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए। मनीषा शर्मा, जो लोग इमोशनल बहुत हैं, क्या उनको ये माना जाए कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं आगे? क्योंकि देखिए, बहुत एक अच्छा खासा हिस्सा उन लोगों का भी होता है जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, हम ये कह नहीं सकते हैं कि वो बिल्कुल सक्सेस नहीं होते हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई अगर हम बात करें चाइल्डहुड से, वो बच्चा महसूस करता है कि वो इमोशनली वीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये रहता है कि बच्चे को या तो कभी सहानुभूति बहुत ज्यादा नहीं मिली है जी, ना उसको सहानुभूति सिखाई गई है, दूसरी उस बच्चे को सुनने की आदत नहीं है, ठीक है, और ना उस बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखाया गया है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो जैसा अलका जी ने बताया कि वो बच्चे प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें सॉल्यूशन ओरिएंटेड कभी किसी ने बनाया ही नहीं, उनसे खुल के भावनाओं पे चर्चा नहीं की गई, तो ऐसे बच्चे थोड़े इमोशनली वीक हो जाते हैं। अगर वो बच्चे इमोशनली थोड़े वीक हैं तो हाँ, उन्हें काफ़ी समस्याएं आती है इन फ्यूचर, जब वो अपने करियर की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं तो उन्हें कई चीज़ों के साथ समझौते करने पड़ते हैं। और यही केसेस हम देखते हैं कोटा में, हम कितनी बार देखते हैं कि बच्चा पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो वो बच्चों के साथ ये चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं और अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जबकि अप एंड डाउन दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है।
हमें उन दोनों को हैंडल करना होता है। हम अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, सक्सेस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, बट हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होता है और फेलियर से लेसन लेना होता है, लर्निंग लेनी होती है। वो बच्चे यहाँ थोड़े से पिछड़ जाते हैं। ऑल्दो आजकल बहुत सारे ऐसे हैं, हम देखते हैं आजकल कि बच्चे जिनका इमोशनली जो वीक होते हैं, वो विद टाइम अपने इमोशंस के साथ वर्क करके उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना EQ इम्प्रूव कर रहे हैं। जी, तो अपना EQ इम्प्रूव कर रहे हैं। दीप्ति, जैसे कि EQ इम्प्रूव करने की अगर हम बात करें, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे बहुत से अभी और बहुत से स्कूल्स होंगे जहां पर EQ पर इतना काम नहीं होता है, बच्चों को EQ के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी जाती है। आपके हिसाब से एक स्कूल संचालक आप हैं, किस तरीके से एक बच्चा खुद के अंदर EQ लेवल को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और उन स्कूलों में जिनमें EQ के बारे में अभी बच्चों को नहीं एजुकेट किया जाता है, क्या वो स्कूल अपनी तरफ से स्टेप ऐसा ले सकते हैं ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके? बिल्कुल ज्योति, मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल प्रबंधक काफी सारी चीजें कर सकते हैं जिससे बच्चों का EQ इवॉल्व हो सकता है। जो हमारी पहली चीज ये होती है कि बच्चे का अगर IQ अच्छा है, EQ अच्छा नहीं है, EQ अच्छा है, IQ अच्छा नहीं है, हमें एज अ स्कूल सबका सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए जी। अगर बच्चा एग्जाम्स में अच्छा किया तो वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर बच्चे ने आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा किया तो वो भी उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए जितना हमें स्पोर्ट्स सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमें स्कूल को हर चीज को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना ही हम पढ़ाई को देते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि इमोशनल क्वोशंट के लिए बच्चे लोग आजकल घर में भी और स्कूल में भी, मुझे लगता है सबसे एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो गैजेट्स हो गए हैं, जो इमोशनल EQ को बच्चों को हर चीज ऐसा लगता है कि हर चीज एक बटन के क्लिक पे हो जाएगी। तो मुझे लगता है एज पेरेंट्स ऑल्सो, एज स्कूल ओनर्स ऑल्सो, हम लोगों को गैजेट्स थोड़े से कम यूज करने चाहिए और बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि गैजेट्स को कैसे यूज किया जाए और अपना कैसे वहां पे टाइम लिमिट किया जाए। उसको वो सिर्फ करते हुए हम बच्चों में कभी भी स्कूल ओनर्स की तरह कभी भी जब हम ऊंच नीच देखते हैं, जैसे हम जब क्लासरूम में होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बच्चे को एकदम बहुत गुस्सा आ रहा है या एक बच्चा एकदम मायूस हो रहा है, तो हमें इन केसेस में आजकल सब स्कूल्स के साथ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स को और स्कूल्स को इन केसेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए और ऑन टाइम पेरेंट्स को बताना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट को बुला के उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर ऋषिना नाटू, स्कूल की तो देखिए हम बात कर ही रहे हैं, अगर मान लीजिए एक घर पर एक माँ अपने बच्चे को EQ लेवल पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, तो एक मदर के लिए वो क्या ऐसी बात है जिसका वो ध्यान घर पर रख सकती है अपने बच्चों के साथ? मेरा ऐसा मानना है कि एक माँ पहली गुरु होती है, तो माँ को हमारे अपने बच्चे की कमजोरियों के बारे में पता होता है, तो उन्हें उसको लक्ष्य बनाकर और उसे ये समझाना होगा कि हार और जीत और अपनी कमियां उसको हमेशा ठीक किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल्स उसको बताने होंगे। अगर वो एग्जाम्पल सेटअप करेंगी, दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो बता के बच्चे को सिखा सकती है। उसके अलावा वो अपने आसपास के परिवार के एग्जाम्पल्स बता सकती है कि कैसे उनके पिता, उनके परिवार के लोग आगे बढ़े हैं और हार जो है वो अंतिम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कैसे कवर करना, तो मेंटली उसको साथ देना होगा, फिजिकली साथ देना होगा, एक दोस्त बनना होगा। जी 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 जी। अलका, आप मुझे एक बात बताइए, बिजनेस आप करती हैं, एक बिजनेस विमेन आप हैं, तो आपको ऐसी कौन सी एक चीज़, आप हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको यहाँ पर आपने EQ का इस्तेमाल बेहतर किया और आपको फ़ायदा हुआ अपने काम में, अपने व्यवसाय में। देखिए, मैं बिजनेस के संबंध में बहुत सारी जगह पर जाती हूँ, बहुत सारी छोटी जगह पर भी जाती हूँ, फॉरेन कंट्रीज में भी जाती हूँ। सबसे मुश्किल होता है ट्राइबल बेल्ट में काम करना, और ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं बहुत बारी। वहां पर आप बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग 2 साल 3 साल किसानों के साथ देते हैं उनको सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए जी। बट
फेलियर्स, मैं फेलियर की बात करूंगी कि किस तरीके से हम उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, टाइम का, पैसे का, और हम फेल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि हमको फैमिली का सपोर्ट मिला है, हम लोग की शुरू से ही ईक्यू बिल्डिंग पे काफी काम हुआ है, तो आई गेस उसको पॉजिटिवली लेकर आगे हमने करियर को और ग्रो करने की कोशिश करी, रादर देन जो हो गया उस फेल होने के बाद। अलका, मनीषा शर्मा, दीप्ति नाम्बियार और डॉक्टर ऋषिरा नाटू, आप हमसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपने दिए और हमें भी बताया आपने कैसे ईक्यू को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।